और फनकार। दोस्तों, मैं राजकुमार अंजुम, एडिटर इन चीफ मिरर टीवी, एक ऐसा प्रोग्राम मिरर टीवी आप सबके हुजूर में आपके लिए लेकर आना चाहता है कि जिससे तमाम परेशानियां लोगों की, तमाम डिप्रेशन, टेंशन जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, अगर इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं कायदे से, अगर इससे जुड़ते हैं मन से, सच्चे मन से, तो हमारा दावा है कि ये टेंशन और डिप्रेशन आपको कभी परेशान नहीं कर सकेंगे। कभी डिप्रेशन तो होगा ही नहीं, आपको टेंशन होगा ही नहीं, और जिन्हें पहले से ही है उनकी दवाइयां छूट जाएंगी, उन्हें मानसिक रोग विशेषज्ञों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये दावा मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम ललित कलाओं से जुड़ा हुआ है। फन और फनकार यानी शायरी, कविता और संगीत से जुड़े हुए जो भी महान कलाकार हैं हमारे देश के और विदेश के भी, उनको हम शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे और उनका जो भी फन है, चाहे उन्होंने संगीत के रूप में, शायरी के रूप में, कविता के रूप में दुनिया को जो कुछ भी दिया है, उस पे हम उसके हवाले से हम आपको जानकारियां देंगे कि वो किस तरह से क्या क्या कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं और उसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। ललित कलाएं जो हैं, ललित कलाएं ईश्वर ने बनाई हैं। फाइन आर्ट्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में जिसको कहा जाता है फनून लतीफ़ा। तो ये फन, लतीफ़े के फन जो हैं यानी मनोरंजन के जो साधन हैं, ये तब बनाए ईश्वर ने जब उसने दुनिया में इंसान को भेजा और वो आना नहीं चाहता था इस दुनिया में। तो अल्लाह ने, ईश्वर ने उससे कहा कि क्यों नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा साहब यहाँ तो आप रहते हैं, हमें कोई उदासी, कोई परेशानी, कोई मायूसी होती है, हम आपको बयान कर देते हैं और आप हमारा दूर कर देते हैं सारा दुख। वहां कौन हमारे सुनने वाला रहेगा। तो उन्हें अच्छा ये बात है। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए कुछ फाइन आर्ट्स बनाते हैं, तुम्हारे लिए ललित कलाएं बनाते हैं, जिनमें संगीत बनाया उसने, जिनमें शायरी बनाई, जिसमें कविता बनाई, जिसमें चित्रकारी बनाई, जिसमें मुसब्बरी बनाई, यानी कि जो बुत बनाता है एक बुत परस्त, पत्थर को काट काट के तराश तराश के। तो इस तरह के तमाम उसने ललित कलाओं को बनाया और वो इंसान को कहा कि जब भी तुम उदास होगे, जब भी डिप्रेशन या टेंशन महसूस करोगे, तो इन ललित कलाओं से जुड़ जाना। तुम्हें कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की और जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये सक्षम हैं ये ललित कलाएं कि तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकें और तुम्हें मनोरंजन से भर सकें, तुम्हारे मन को, तुम्हारी रूह को आह्लादित कर सकें और तुम्हारे जहन को सुकून भी पहुंचा सकें। तो जब जहन को सुकून मिलेगा, रूह को चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, तब ये बीमारियां होंगी ही क्यों। डिप्रेशन और टेंशन तो अकेलेपन की, उदासियों की, नाकामियों की बीमारियां हैं। हम अपना मुकद्दर मान लेते हैं चीजों को, जबकि दुनिया में कभी किसी की जिंदगी में परमानेंट खुशियां तो होती ही नहीं है। लेकिन हम ऐसे बयान करते हैं कि साहब ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे ही साथ क्यों किया ये ऐसा। तो ये बहुत गलत सोच है हमारी। उसी की वजह से हम आगे जाके डिप्रेशन में और टेंशन जैसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। डॉक्टरों के पास इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ नींद की दवाएं देते हैं ताकि हमारा जहन, हमारा दिमाग कुंद हो जाए और हम सोचने समझने की अपनी क्षमता खो बैठें। और जब सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, तो फिर हम जब सोचेंगे ही नहीं तो हमें डिप्रेशन और टेंशन आएगी कहाँ से। वहीं चिंताएं होती हैं सोचने से, फिक्र करने से, और फिक्र और चिंताओं से हमारा जिंदगी जो है वो नर्क बन जाती है। तो ये ललित कलाओं से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया। और हमारे आज के इस प्रोग्राम के फनकार हैं फैज अहमद फैज, जो बहुत बड़ा नाम है। जहां जहां हिंदी और उर्दू जबानें बोली जाती हैं पूरी दुनिया में और समझा जाता है हिंदी उर्दू जबानों को, वहां वहां फैज साहब का नाम ही काफी है। उनका कोई परिचय या कोई तारुफ देने की जरूरत नहीं है किसी को। सब जानते हैं कि फैज कौन थे। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर, जिन्होंने, जिनकी गजलों को तमाम गाने वालों ने गा गा के अमर कर दिया। और अगर ये कहा जाए कि गालिब के बाद सिर्फ फैज अहमद फैज को ये फैज हासिल है कि
उनकी जीवन काल में भी, उनके हयात में ही उनकी गजलों को, उनकी नज़मों को इतना गाया गाने वालों ने कि वो अमर हो गए। ये गालिब के साथ भी था और ये फैज के साथ भी रहा। और फैज और गालिब के अलावा तमाम दूसरे शायर, दूसरे कवि, उनको गाया तो गया, लेकिन उनको मुकाम मिल सका मरने के बाद। तो फैज साहब एक ऐसे कामयाब शायर थे, इतने मशहूर वो हुए अपने लेखन के दम पे, अपनी शायरी के दम पे, कि दुनिया ने उन्हें, पाकिस्तान की अपनी सरकार ने तो, क्योंकि वो इनकलाब के शायर थे, तो उनके साथ तमाम जुल्म ज्यादतियां की, उन्हें निर्वासित कर दिया गया 2 बार पाकिस्तान से। और वो इधर उधर दुनिया में भटकते फिरे, कभी फलस्तीन में रहे, कभी दुबई में रहे, लेकिन उन्हें वो निर्वासित जीवन भी व्यर्थ नहीं जाने दिया, बेकार नहीं जाने दिया उसको, उसमें भी वो शायरी करते रहे। ये करिश्मा, ये कमाल फैज साहब ही कर सकते थे, और उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि उन्होंने ये करके दिखाया कि देखिए, कितनी भी नाकामियां हो जिंदगी में, परेशान नहीं होना चाहिए। अपने फन से, अपने हुनर से हमें जुड़ा रहना चाहिए, और अपने तमाम काम हमें हमेशा करना चाहिए। उससे हमारी, जब हम असल में कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, ये बीमारियां हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वहीं से आती हैं जब हम खाली बैठते हैं और तमाम उल्टी सीधी बातें सोचते हैं। वही सोच, वही फिक्र जब स्थायी तौर पे घर बना लेती है, तो अवसाद की स्थिति बन जाती है, स्टेज ऑफ डिप्रेशन जिसको कहते हैं। और हम डिप्रेशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन से सिजोफ्रेनिया होता है, जो पागलपन की एक बीमारी है। डिप्रेशन से डिमेंशिया होता है, जो भूलने की बीमारी है। अल्जाइमर भी वहीं से शुरू होता है। हिस्टीरिया भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन से ही शुरू होता है। तो सब बीमारियों की, मानसिक बीमारियों की जड़ है डिप्रेशन। और जब हम डिप्रेशन ही नहीं होने देंगे, तो फिर ये बीमारियां हमारी जिंदगी में आ नहीं सकती। इसीलिए मेरा दावा है कि जब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहेंगे, सारी परेशानियां, सारी डिप्रेशन, सारे टेंशन आपके एक तरफ हो जाएंगे। और जब जब भी आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में महसूस करेंगे, जो कुछ भी आपने देखा है उसको महसूस करेंगे, एहसास में लाएंगे उसको, तब भी आपके डिप्रेशन आपसे दूर भाग जाएंगे। तो ये फैज साहब ने तो करके दिखाया, इसीलिए इतना बड़ा नाम है उनका कि उन्होंने तमाम जिंदगी में बहुत सारी उलझनें, बहुत परेशानियां, बहुत तकलीफें, बहुत अजाब झेले, लेकिन उसके बाद भी अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर गए कि जो आज हम फैज को याद करते हैं। तो चलिए उनका एक हल्का सा परिचय मैं आपको दे दूं। 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में वो उनका जन्म हुआ था। और सियालकोट उस वक्त 1911 में तो हिंदुस्तान में ही था, पाकिस्तान तो बना नहीं, 1947 में बना। तो हम ये कह सकते हैं कि वो आज़ाद भारत में नहीं, बल्कि वो भारत में जन्म हुए जब अखंड भारत था 1911 में। और फैज साहब जो है वो, उनके जो पिता थे, उनके जो वालिद थे, उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद खान साहब। एक बैरिस्टर थे और ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे वो, बैरिस्टरी का। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से फैज साहब आए। और उन्होंने, उनके वालिद साहब ने, उनके पिता ने शाही अफगानिस्तान के जो अमीर थे, अमीर अब्दुल रहमान साहब, उनकी जीवनी भी लिखी, और यानी बायोग्राफी उनकी लिखी, और उसको प्रकाशित भी कराया, पब्लिश भी कराया। और खान साहब जो थे, इनके सुल्तान मोहम्मद खान साहब, जो उनके बारे में हमने बताया कि वो बैरिस्टर थे, लेकिन खुद एक किसान के बेटे थे। और उनके जो पूर्वज थे वो अफगानिस्तान से ब्रिटिश भारत में आके बस गए थे। उन्हीं के घर में 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में फैज ने जन्म लिया। और फैज जो थे, उनका रुझान जो है वो शायरी की तरफ शुरू से ही रहा। पढ़ने लिखने में उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं रही। और वो, उन्होंने एक जगह, खुद भी मैंने पढ़ा है उनके बारे में, कि उन्होंने एक जगह ये कहा कि एमए तक सारी कक्षाओं में वो गांधी डिवीजन उनकी आती रही, यानी 3rd क्लास में वो पास हुए। लेकिन वो ये जानते थे कि जो 1st क्लास में पास होने वाले जो बच्चे हैं, वो इल्म फन में कहीं उनसे बहुत पीछे हैं। ना तो उनमें इतनी अक्ल है, ना इतना इल्म है जितना फैज में। और फैज चूंकि 3rd क्लास में पास होते थे, तो क्लास में उनको पीछे बिठाया जाता था कक्षाओं में, उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की। और उन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद वो अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। अरबी में भी उन्होंने एमए किया और अंग्रेजी में भी एमए किया, और अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। और उन्होंने
जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हिंदुस्तान में अमृतसर कॉलेज में पढ़ाया। और ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो पाकिस्तान के तो बाद में हुए, लाहौर के बाद में हुए, पहले अमृतसर के हुए वो। और उन्होंने यहाँ रहते हुए, और 1947 में जब बंटवारा हुआ हमारे भारत का और पाकिस्तान बना, तो उनके ज़्यादातर जो उनके दोस्त अहबाब थे और उनके रिश्तेदार थे वो पाकिस्तान चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि फैज की इच्छा नहीं थी पाकिस्तान जाने की, वो यहीं रहना चाहते थे, लेकिन अब अकेले रह गए थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें भी पाकिस्तान जाना पड़ा, वो भी पाकिस्तान चले गए। तो 1941 में दिल्ली में भी फैज कुछ दिन रहे, और उसी वक्त उन्होंने एक रूसी महिला थी एलिस, जो बाद में ब्रिटिश नागरिकता जिन्होंने ले ली, तो एलिस जॉर्ज उनका नाम हुआ। एलिस जॉर्ज से उन्होंने शादी कर ली 1941 में, और वो उनके साथ में ही अमृतसर में पढ़ाया करती थी। वहीं उनका इश्क हुआ, आपस में मोहब्बत परवान चढ़ी, और उन्होंने उस मोहब्बत को एक नाम देने के लिए उनसे बाकायदा शादी की, और वो शादी उनकी जीवन पर्यंत सफल शादी रही, सफल विवाह रहा। उनकी 2 बेटियां हुई। बेटा कोई नहीं था फैज साहब का, लेकिन उन्होंने कभी बेटी और बेटे का फर्क कभी महसूस करके कभी टेंशन अपने जहन में आने ही नहीं दिया उन्होंने। चाहे वो उनको सजाएं हुई, उन्हें 2 बार लियाकत अली खान साहब की तख्ता पलट की साजिश में एक बार विदेश भेज दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। और एक पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने भी उनके साथ बड़ी ज्यादतियां की और उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया। तब भी उनको जो है वहां से निर्वासित किया गया पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में वो कुछ दिन तो उन्होंने पढ़ाया, बाकायदा लेक्चरर बने, फिर उसके बाद प्रोफेसर बने। लेकिन फिर उसके बाद में वो ब्रिटिश आर्मी में पहले रह चुके थे, ब्रिटिश आर्मी में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। और ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था फैज साहब ने। लेकिन जब वो पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने एजुकेशन लाइन को अपनाया, और पढ़ाई लिखाई के बाद फिर पत्रकारिता में आ गए। वो सहाफ़ी बने और पत्रकार बन के एडिटर बने, और उन्होंने पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज 2 बहुत बड़े पब्लिकेशन थे पाकिस्तान के मीडिया के, उनमें उन्होंने एडिटर भी रहे वो पाकिस्तान टाइम्स के बहुत दिनों तक। और 1951 में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, आरोप लगा कि उन्होंने लियाकत अली खान, जो वहाँ के हुक्मरान थे पाकिस्तान के, उनका जो तख्ता पलट हुआ उस साजिश में शामिल वो फैज साहब थे। और कैसे शामिल थे कि वो पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे, और पाकिस्तान टाइम्स ने भड़काने का काम करा लोगों को। अंग्रेजी अखबार था, उनका कहना था कि उन्होंने बुद्धिजीवियों को भड़काने का काम किया, और उनके दिलो दिमाग में ये इनकलाब का जहर घोला, और उसके बाद ये साजिश रची गई, जिसमें पाकिस्तान का तख्ता पलटने की जिसको साजिश कहा गया। इसको रावलपिंडी षड्यंत्र केस कहा जाता है, जो लियाकत अली खान के तख्ता पलट की जो साजिश है। और उनको जो है उस केस में मौत की सजा सुनाई गई फैज अहमद फैज साहब को। हालांकि बाद में उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो 1951 से लेकर 1955 तक कैद में रहे पाकिस्तानी हुकूमत के, और उस वक्त कैद में रहे जब वो पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे। और जैसे कि मैंने बताया कि फैज की गजलों को गाने वालों ने गा गा के अमर कर दिया। उन्होंने तो खैर मुशायरों के हवाले से तो उनकी शोहरतें मिली ही, और इनकलाब की उनकी शायरी थी। तो इनकलाब की शायरी होने की वजह से आज़ादी की लड़ाई में जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें भी फैज ने, उनकी शायरी ने, क्योंकि शायरी में ये खूबी होती है कि एक शेर में 2 पंक्तियों में 2 मिसरों में हम जो बात कहते हैं या शायर जो बात कहता है, कोई नेता, कोई अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला लंबे चौड़े भाषण करके भी वो बात नहीं पहुंचा पाता, जो कि एक शायर सिर्फ 2 मिसरों में कह देता है। तो ये कमाल, ये हुनर, ये फैज साहब की शायरी में था, और उन्होंने भी अपनी शायरी से वो हुनर उसको कामयाब करके दिखाया। एक बात और मैं अर्ज करता चलूं कि फैज जो है वो गालिब और इकबाल के समकक्ष शायर उनको माना गया है। जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं दुनिया में, जिनकी शायरी में न केवल हिंदी और उर्दू बल्कि तमाम जबानों में, दुनिया के अंग्रेजी जबान में भी बहुत रिसर्च हुई, और आज भी हो रही है गालिब के ऊपर, इकबाल के ऊपर, और फैज के ऊपर भी हो रही है अब
तो ऐसे दो महान शायरों के उनको समकक्ष माना जाता है। लेकिन फैज साहब की जो शायरी है उसके बारे में एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि इकबाल की तरह, जैसे इकबाल की शायरी पे एक ठप्पा लगा के मुस्लिम परस्ती उनकी शायरी में आ गई थी एक वक्त में, पहले तो नहीं थे वो ऐसे, लेकिन फिर उन्होंने एक राग अलापना शुरू किया कि हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना है, मुस्लिम कौम के लिए, इस्लाम के लिए कुछ करना है। और इसके बाद उनकी शायरी ने तेवर बदल दिए और कुछ ऐसी उन्होंने शायरी की, नज़में लिखी, गज़लें लिखी जिनको हिंदू विरोधी माना जाता। हालांकि उनका जो इंतकाल हुआ था वो आज़ादी मिलने के पहले हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो वो तो जिन्ना ने कराया, आप सभी जानते हैं। लेकिन उसकी जो बुनियाद, उसकी नींव है, ऐसा माना जाता है कि इकबाल ने रखी थी। क्यों? क्योंकि इकबाल ने इस तरह के लोगों को भड़काना शुरू किया अपनी शायरी से भी और अपने भाषणों से भी कि हिंदू इतने बड़ी संख्या में हैं और मुस्लिम जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और कभी भी जब चुनाव होंगे, क्योंकि लोकतंत्र बनेगा भारत और चुनाव होंगे, तो हमेशा हिंदुओं की हुकूमत रहेगी, मुस्लिमों की हुकूमत कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि एक अलग राष्ट्र की परिकल्पना करना बहुत ज़रूरी है। और उस मीटिंग में जिन्ना भी मौजूद थे, वो बात उनके ज़हनों दिल में पड़ी रही। और इकबाल तो बाद में उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, लेकिन जिन्ना ने वो कारनामा करके दिखाया और लाखों लोगों का उसमें कत्लेआम हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल वो एक अलग किस्सा है। लेकिन इकबाल ने जो है वो उस तरह की शायरी की, उन पे इल्ज़ाम है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में इकबाल को बहुत ज़्यादा उनका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो कौमी तराना तो गाया जाता है, लेकिन उसके कुछ शेरों को हटा दिया गया, जिसमें इकबाल ने, हम कभी आगे इकबाल के बारे में बात करेंगे तो आपसे, क्योंकि फन और फनकार का एक हिस्सा जो है इकबाल भी कभी ना कभी होंगे हमारे इस प्रोग्राम का, तो अब हम आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि उन पे ये इल्ज़ाम लगा। लेकिन फैज पे ना तो कभी मुस्लिम परस्ती का इल्ज़ाम लगा उनकी शायरी पे, और ना मजहब परस्ती का इल्ज़ाम लगा, बल्कि वतन परस्ती उनके शायरी में कूट कूट के भरी थी। जब हिंदुस्तान में थे और अखंड भारत था, तब भी आज़ादी के लिए उन्होंने नज़में लिखी, रचनाएं लिखी, और जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जब जुल्म ज्यादतियाँ की वहाँ के अवाम पे, वहाँ के लोगों पे, तो उनकी शायरी ने वो करिश्मे करके दिखाए कि इनकलाब वहाँ पैदा किया। और लोग जो है वो वहाँ पे तख्ता पलट की साजिश का उन पे इल्ज़ाम ऐसे ही थोड़ी लगा था, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही था अपनी शायरी के हवाले से, और आगे भी करते रहे, मरते दम तक कुछ ना कुछ वो जो है ऐसी चीज़ें करते रहे कि जिसपे उन पे तमाम इल्ज़ाम लगाए जाते रहे, और कभी उन्होंने परवाह नहीं की। उनकी नज़में, कुछ गज़लें हम आपको अभी सुनवाएंगे, जिसमें वो इनकलाबी नज़में और गज़लें भी हैं, वो मैं आपको उनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उनका व्याख्या करके बताऊंगा। क्योंकि फैज़ की शायरी एक ऐसी शायरी है कि आप अगर उसको जब तक समझेंगे नहीं तो आप सच्चा आनंद, उसका सच्चा लुत्फ नहीं ले सकते। फैज़ ने बहुत अच्छे अच्छे ख्याल, बहुत अच्छे अच्छे विचार, परिकल्पनाएं अपनी गज़लों और नज़मों का हिस्सा बनाया, लेकिन लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू के हैं। हाँ, उन पे एक इल्ज़ाम ये जरूर लगाया जाता कि वो उर्दू के शायर हैं। तो उर्दू के शायर होना ये कोई मुस्लिम परस्ती का इल्ज़ाम नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उर्दू को 400-500 साल पहले हिंदुस्तान में ही जन्म लिया इस भाषा ने, इस जबान ने, और तब लिया जबकि पाकिस्तान था ही नहीं। और अरबी और फारसी जो जबानें हैं वो तो विदेशी जबानें हैं, दुनिया जानती है, मैं भी इस बात को कह रहा हूं आपसे। लेकिन उर्दू कोई विदेशी जबान नहीं है, वो यहीं जन्मी, हिंदुस्तान में यहीं परवान चढ़ी, यहीं आज भी। और उर्दू में बेहतरीन साहित्य रचा गया, जैसे हिंदी में रचा गया, हिंदुस्तान में ही रचा गया ज़्यादातर साहित्य, क्योंकि पाकिस्तान तो बाद में बना। तो मुंशी प्रेमचंद भी पहले उर्दू में ही लिखा करते थे, बाद में हिंदी में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो एक बहुत ही मेलोडियस जबान है, एक सीरीनी है उस जबान के अंदर, मिठास है, और इसी वजह से उर्दू को पसंद किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि किनारा और हम कहें साहिल, तो साहिल में जो लुत्फ है, जो मज़ा है, हम अगर उर्दू और हिंदी का फ़र्क आपको ऐसे बताएं कि जैसे अपनी प्रेमिका को अगर कोई चाहने वाला उसका ये कहता है कि आज तो तुम बहुत ही हसीन दिख रही हो, कातिल नजर आ रही हो, बिल्कुल वो बुरा नहीं मानेगी और अच्छा लगेगा उसको कि उसके सौंदर्य की, उसके हुस्न की तारीफ की जा रही है। लेकिन यही बात अगर हिंदी में कहो तो कातिल का हिंदी मतलब होता है हत्यारिन। तो अगर ये कहो कि आज तो तुम बिल्कुल हत्यारिन नजर आ रही हो,
तो वो बहुत नाराज हो जाएगी और मुमकिन है कि कभी पलट के आपकी तरफ देखे ना। तो हिंदी और उर्दू का जो फर्क है वो कहीं ना कहीं शायरी में उसने शायरों ने बड़ा फायदा उठाया उस जबान से, उर्दू जबान से। तो ये साहब जो हमारे फैज साहब थे, ये उर्दू जबान के तो शायर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो बाद में तो पाकिस्तान चले गए और वहाँ की तो जबान उर्दू ही थी, तो उन्हें शायरी शुरू से ही उर्दू में करने का तजुर्बा था और वही उनका रंग था, तो वो करते रहे आखिरी दम पे। लेकिन केवल इस वजह से कि वो उर्दू के शायर थे, उनको हिंदू विरोधी और हिंदू माइथोलॉजी का विरोधी हम नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आपने फैज को पढ़ा और समझा नहीं है। मैंने जो जहां फर्क था, मैंने इकबाल के बारे में आपको बता दिया कि वो बिल्कुल सही इल्जाम उन पे लगाया जाता है, लेकिन फैज के बारे में, उनकी शायरी के बारे में कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना उन्होंने इस तरह से कोई अपनी शायरी में। हालांकि हम ये बता दें आपको कि शायर जो होते हैं वो कभी कभी अपने समाज से, अपनी कौम से मुतासर जरूर हो जाते हैं, भले ही वो शुरुआत में नहीं रहे हों। ऐसे हमारे अपने देश में, हमारे हिंदुस्तान में भी कई शायर ऐसे गुजरे हैं और अभी भी हैं, जो जब मंच पे आते हैं तो किसी ना किसी इशारों में, अपने कनायों में वो अपनी कौम की बात करते हैं और हिंदुओं को एक तरह से गाली देते हैं। और उनमें से कुछ शायर तो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो हमारी दुनिया में हमारे बीच नहीं है, लेकिन कुछ अभी भी मौजूद हैं जो यही काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुशायरों में भी और विदेशों में भी जो मुशायरे होते हैं वहां जाके भी यही काम कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए अफसोस है, मुझे शर्म होती है कि उनमें से कुछ शायर मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन क्या कर सकते, वो पहले ऐसे नहीं थे। जब दोस्ती उनसे हुई, उनसे ताल्लुक, उनसे मरासिम बने, उनसे रिश्ते बने, लेकिन बाद में वो इस तरह के हो गए, तो लोग तो कहने वाले यही कहेंगे कि वो तो तुम्हारे भी दोस्त हैं, तुम ऐसे बात कर रहे हो तो तुम पहले देख तो लो कि तुम्हारे दोस्तों की फहरिस्त में भी ऐसे नाम है। मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि वाकई हैं। तो फैज साहब को जो है बड़ी कामयाबी मिली अपनी शायरी के हवाले से, और उनकी शायरी की खूबी ये भी है कि जितना उनको पसंद पाकिस्तान में किया जाता है, अवाम ने उन्हें अपने सर आंखों पर बिठाया, हालांकि हुक्मरानों ने उन्हें जेलों में डाला, उनकी जिंदगी का काफी वक्त जेल में गुजरा और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की 2 किताबें लिखी शायरी की, लेकिन वो कभी प्रभावित नहीं हुए। विदेशों में भी रहे तब भी वो शायरी करते रहे और बहुत कुछ अपनी जिंदगी में करके गए, और वो शायरी के हवाले से ऐसा तमाम कारनामा अंजाम दे गए कि जो आगे की नस्लें उनकी शायरी से प्रभावित होंगी और उससे समाज में परिवर्तन आएंगे। उसी शायरी की बदौलत 1963 में उनको लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फैज साहब को, जो तब वो सोवियत संघ था, जैसे आज उसको रूस कहते हैं, उस वक्त सोवियत संघ कहते थे। तो हम कह सकते हैं तत्कालीन सोवियत संघ के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता था लेनिन शांति पुरस्कार को, और ऐसा माना गया कि उन्होंने शांति स्थापित करने का कारनामा अंजाम दिया अपनी शायरी के हवाले से फैज साहब ने। फैज ने जो है, उनको पुरस्कार तो और भी मिले, नोबेल पुरस्कार के लिए वो नॉमिनेट उनको किया गया था, लेकिन उसके पहले ही उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई उनकी, वो उनको नहीं मिल सका। लेकिन लेनिन शांति पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार, उन्हें अपनी जिंदगी में हासिल हुआ। और फैज ने जो है कई गजलें लिखी, हम कह सकते हैं सैकड़ों गजलें लिखी, उनकी 5-7 किताबें मंज़िल आम पर हैं, नज़में भी लिखी और फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे, क्योंकि वो प्रयोगवादी शायर थे और वो नस्र भी बहुत अच्छी लिखते थे, यानी गद्य भी लिखते थे और पद्य भी लिखते थे, और फिल्मों के लिए गाने भी उन्होंने कुछ लिखे हैं। और उसके बाद जो है 20 नवंबर 1984 को 73 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, यानी इस दुनिया को फैज ने अलविदा कह दिया। तो ये तो मुख्तसर में, संक्षेप में उनकी जीवनी थी जो मैंने आपको बताया। अब आइए उनके कृतित्व की तरफ आते हैं, उनके जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, अपने शायरी के हवाले से जो कारनामा अंजाम दिया उसकी तरफ आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो भी शायरी थी, जो भी कविताएं थीं, वो प्रेम और सौंदर्य पे आधारित तो थी ही, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं इनकलाब भी मौजूद था। उनमें एक तरह से उनका एक हर शेर अपने आप में एक अफसाना है। अगर आप उसके डिटेल में जाएंगे तो एक निबंध की तरह, एक अफसाने की तरह वो मिलेगा आपको, उसको एक्सप्लेन अगर करने के लिए बैठेंगे। उन्होंने राजनीति को भी अपनी शायरी का विषय बनाया
उन्होंने इनकलाब को भी शायरी का विषय बनाया, उन्होंने मोहब्बत को भी शायरी का विषय बनाया, और उन्होंने जिंदगी को भी शायरी का विषय बनाया। उन्होंने उनकी शायरी अदब बराए जिंदगी और अदब बराए अदब, यानी साहित्य साहित्य के लिए और साहित्य जिंदगी के लिए, दोनों ही एतवार से अगर हम देखें तो बड़ी ही कामयाब शायरी है फैज साहब की। उन्होंने जैसे कि हमने कहा कि एलिस से शादी की, और एलिस चूंकि एक ब्रिटिश महिला थी, एलिस जॉर्ज उनका नाम था, और इस्लाम में कोई भी निकाह तब तक कबूल नहीं होता जब तक कि इस्लाम धर्म दोनों लोग अपना ना लें। तो उन्होंने भी इस्लाम धर्म अपनाया और फैज से शादी की, और उनकी 2 बेटियां हुई, और उसके बाद वो बहुत ही कामयाब जिंदगी इन दोनों ने जी। हालांकि उनको तमाम बार जेल हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा इनका हौसला और हिम्मत बढ़ाए रखी एलिस ने, और कभी भी, और मरने के बाद भी इनके तमाम जो पब्लिश नहीं हो पाया था कलाम, उसको पब्लिश कराने का काम भी उन्होंने किया। और जैसे कि मैंने बताया कि जेल में रहते हुए उन्होंने दस्ते सबा और जिंदा नामा, ये 2 इनके संकलन है शायरी के। ये जेल में रहते हुए ही इन्होंने इनको, जब रावलपिंडी षड्यंत्र केस में इनको जेल में डाला गया था, तो 4 साल उन्होंने बिताए थे वहीं पर। उन्होंने ये 2 किताबें लिखी, और उसके बाद उनकी और 2 किताबें, और जो किताबें हैं वो, उनमें एक तो नक्शे फरियादी है जो उनकी पहला गजल संकलन था, नक्शे फरियादी। गालिब का एक लाइन है शेर की कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो ये गालिब से बहुत मुतासिर थे फैज साहब, उनसे बहुत प्रभावित थे, और यही वजह है कि उन्होंने जब अपना पहला संकलन उनका प्रकाशित हुआ तो नक्शे फरियादी उसका शीर्षक रखा, उसका उन्वान रखा, जो गालिब की एक शेर से, एक मिसरे से लिया गया है। फिर दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, सरे बादिए सिना, जैसे ये तमाम ऐसी किताबें जो बड़ी मकबूल हुई और लोगों ने सर आंखों पे बिठाया, जिनकी वजह से, उनकी शायरी की वजह से इन किताबों में जो शायरी मौजूद है, तो वो शायरी फैज ने की। फैज के बारे में इतना मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हर हुक्मरान उनका विरोधी रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे और बहुत दिन तक रहे, हालांकि बाद में जियाउल हक ने उनको सूली पे चढ़ा दिया, फांसी की सजा उनको दी गई, लेकिन वो बहुत उनके प्रशंसक थे, उनके एडमायरर थे ये फैज साहब की शायरी के। और भुट्टो साहब ने अपनी सरकार में फैज को राष्ट्रीय कला परिषद का सदस्य नियुक्त कर दिया था, और ये बहुत बड़ा पद होता है सरकारी। और उनकी जो बेहतरीन दौर उनका जो गुजरा वो उन्हीं के दौर में गुजरा, जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में। तो यही बात, चूंकि भुट्टो के बहुत जबरदस्त विरोध में आ गए थे जनरल जियाउल हक, और उन्होंने बाद में इनके फैज के साथ भी इंतकाम लिया और उनको निर्वासित कर दिया पाकिस्तान से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1964 जो साल था, जैसे मैंने कहा कि फैज वैसे तो लाहौर में रहते थे, लेकिन वो कराची में बस गए 1964 में, और अब्दुल हारून कॉलेज है वहां पे, उसके वो प्रिंसिपल नियुक्त किए गए वहां पे। और उन्होंने फिर कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं, ऐसी वैसी नहीं, बहुत पाकिस्तान की प्रतिष्ठित जो पत्रिकाएं थी, मैगजीन्स थी, उनका और तमाम समाचार पत्रों का संपादन किया। जैसे कि मैंने कहा कि उनमें 2 नाम, इमरोज और पाकिस्तान टाइम्स, ये बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन थे, इसका संपादन भी उन्होंने किया। वैसे तो उन्होंने सभी जितने भी पत्र और पत्रिकाएं थी सभी में लिखा। और 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो सूचना विभाग में उस दौरान उनको एक मानद पद दिया गया फैज साहब को, और वो पद बहुत बड़ा था और उसका बड़ा प्रतिष्ठा थी उस पद की, वो उनको दिया गया 1965 में। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारे में जो रक्तपात हुआ, जाने गई मासूम लोगों की, वो उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और उसके बाद में जब 1971 में बांग्लादेश बना, तो उसके पहले जो कत्लेआम हुए पाकिस्तान में, बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ जुल्म हुए, ज्यादतियां हुई, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। और जियाउल हक ने उनको फैज को देश निकाला दे दिया, निर्वासित कर दिया। और जब निर्वासित किया तो लेबनान के बेरूत में जाके वो रहने लगे। वहां उन्होंने
एक लोटस पत्रिका का संपादन किया और उर्दू में कविताएं अपनी लिखना जारी रखा उन्होंने। 1982 तक वो निर्वासन के दौर में रहे, यानी कि देश निकाला उनको झेलना पड़ा 1982 तक। और उसके बाद वो अपने वतन जब लौटे तो फिर उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। 1984 में लाहौर में उनका निधन हो गया, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और निर्वासन के उस दौर में फिलिस्तीन और बैरूत में तो वो रहे, लेकिन दुबई में भी उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। और एक अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि जियाउल हक के शासनकाल में बाद में एक और बहुत बड़ा नाम शायरी की दुनिया का, अहमद फराज, जिनके बारे में हम कभी आगे फिर चर्चा आपसे करेंगे डिटेल में। तो अहमद फराज साहब को भी, जिनका रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, बड़ी बड़ी मशहूर गजलें उन्होंने लिखी हैं अहमद फराज साहब ने, तो उनको भी निर्वासित कर दिया गया जनरल जियाउल हक ने। उन्होंने फैज साहब को फोन किया कि यार तुम तो पहले ही निर्वासित हो चुके हो, अब मुझे भी कर दिया गया और मैं क्या करूं, तुम किस हाल में हो और कैसे जिंदगी कट रही है तुम्हारी। तो फैज ने कहा कि यार जिंदगी बहुत अच्छी कट रही, मुझे तो अदब के लिए, साहित्य के लिए काम करना है, वो मैं कर रहा हूँ और मुझे निर्वासित किए जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन दिनों असल में फैज साहब जो हैं वो फिलिस्तीन से दुबई आ चुके थे और दुबई का एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, एक बहुत बड़ा कारोबारी जो शायरी का बहुत शौकीन था। और फैज साहब को उस कारोबारी ने अपने घर में पनाह दे दी थी, अपना बहुत बड़ा महल जैसा उसका घर, और उसमें उन्होंने फैज साहब की शायरी का दीवाना था वो, और पनाह दे दी थी और उनकी कविताएं सुना करते थे फैज साहब की। बस ये बदले में उन्हें फैज हासिल कर लेते थे, वो फैज की शायरी को सुन के, उनकी गजलों नज़मों को सुन के। तो उन्होंने, फैज ने कहा कि यार यहाँ आ जाओ, दुबई में एक बहुत बड़ा प्रशंसक मिल गया है शायरी का और हमारी भी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। और उसने जो है वो बड़ा बेहतरीन हमें मुकाम दिया है यहाँ पे आके, और आप आ जाओगे तो आपको भी वैसे ही मुकाम वो देगा, क्योंकि आपका नाम भी बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो वहां पे पहुंच गए अहमद फराज साहब और दोनों लोग ये उसी महलनुमा घर में रहने लगे उस उद्योगपति के साथ में। खाना खाता था वो उद्योगपति इन लोगों के रोज। तो एक दिन देखा इन लोगों ने कि वो बड़ा उदास है, बहुत परेशान है। उन्होंने पूछा कि साहब आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, आज शाम के वक्त खाने पे बैठते थे साथ में सब लोग। कल वजह क्या है? अरे कल कुछ नहीं, आप लोग मस्त रहो, आप लोग शायरी करने वाले लोग हो, आपके जहन में अनावश्यक टेंशन चिंताएं नहीं होना चाहिए। उन्होंने ज्यादा फिर जोर नहीं दिया, न तो फैज साहब ने और न फराज ने। लेकिन 4-5 दिन तक जब देखा कि उसी तरह की उदासी बनी रही है, उसकी वो कम नहीं हुई, तो एक दिन फैज ने कहा, कह लगे कि साहब हम लोग आपका नमक खा रहे हैं और आपने इस तरह से नवाजते हैं आप हम शायरों को, हमारा फर्ज बनता है कि आपकी वजह क्या है वो हमें मालूम हो जाए अगर, और अगर हम कुछ भी कर सकें आपके लिए तो हमें बड़ी खुशी होगी। तब उसने कहा कि कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, एक अमेरिकन कंपनी है, उसमें इतने लाख डॉलर का हमारा इन्वेस्टमेंट था और वो कंपनी घाटे में चली गई, बड़ा नुकसान हो गया उस कंपनी को, तो हमें भी जाहिर है घाटा हो गया। वो कह के अपना उदासी थी उसके चेहरे पे, खाना बीच में ही छोड़ के उठ के चला गया। फैज और फराज खाना खा रहे थे, तो फैज ने फराज की तरफ देख के ये कहा कि देखा दुनिया में लोगों के कितने छोटे छोटे गम हैं, यानी उसका तो लाखों डॉलर का नुकसान हो गया, वो कह रहे छोटा गम, इसलिए क्योंकि ये शायर थे, सच्चे शायर, फैज भी और फराज भी। ये हमेशा फकीराना जिंदगी इन्होंने गुजारी, वो शायरी नहीं की इन्होंने, वो भी कर सकते थे कि सरकार के कसीदे पढ़ते, उनके तारीफ में शेर कहते और फिर वो दुनिया भर के जैसे कि होता है इनको तमाम पुरस्कार मिलते और इनको नवाजा जाता। वो शायरी कभी फैज ने नहीं की। वो बिल्कुल सच्चे सच्चे शायर थे, एक सच्चे इंसान और एक बेहतरीन शायर, ये फैज के साथ था। तो उन्होंने कहा कि देखा कैसे कैसे छोटे छोटे दुख हैं लोगों के। तो फैज भी मुस्कुराने लगे और फराज भी मुस्कुराने लगे। अब हम बात करेंगे, उनकी तमाम गजलें हैं, नज़में हैं फैज की, उनमें से हम चुनिंदा गजलों नज़मों की बात करेंगे। फैज, इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि फैज की शायरी की, उनकी जिंदगी की, उनकी शायराना जिंदगी जो थी उसकी खूबी ये थी कि उन्होंने गमे दौरां यानी दुनिया का गम, गमे दौरां जमाने का गम, उसको भी महसूस किया
और समाज के दुख को समझा और अपनी शायरी में ढाला उसको। जो इनकलाबी नज़में हैं उसी तरफ इशारा करती हैं। और गमे जाना यानी कि महबूब का जो गम था, उस दुख को भी उन्होंने समझा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, वो उसी सिलसिले की उनकी नज़्म है। ऐसी तमाम गज़लें उनकी हैं। तो क्लासिक अंदाज था उनकी शायरी का। और वो गमे दौरा और गमे जाना दोनों ही रंगों में रची बसी शायरी है फैज की। और दोनों ही रंगों में बड़ा कमाल और बेमिसाल काम उन्होंने करके दिखाया है। और चाहे वो जमाने का दुख हो यानी गमे दौरा हो, या महबूब का गम हो यानी गमे जाना हो, दोनों ही रूप में जब फैज ने कलम उठाया, जब भी उठाया, तो उन्होंने अपनी शायरी के हवाले से पढ़ने वालों के समक्ष, सुनने वालों के समक्ष अपने दिल को खोल के रख दिया। बिल्कुल वो कोई लाग लपेट की शायरी नहीं करते थे, इसीलिए तो उनको जेल भेजा जाता था बार बार। खुल के कहते थे जो कुछ भी कहना होता है। तो ये जो मैंने जैसे बताया कि उनकी आवाज़ को, उनकी फैज की शायरी को जो आवाज़ बने वो गाने वाले बने। और उनमें सबसे बड़ा नाम है मेहदी हसन साहब का। मेहदी हसन ने फैज साहब की शायरी को एक ऐसा ऊंचा मुकाम दिया जो फैज भी शायद कभी हासिल ना कर पाते। राजस्थान में मेहदी हसन साहब का जन्म हुआ तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की रेत में तपी हुई और निखरी हुई, कुंदन की तरह निखरी हुई मेहदी हसन साहब की आवाज़ ने फैज की जब गज़लों को गाया और नज़मों को गाया तो लोग, बहुत बड़े पैमाने पर लोग फैज़याब हुए। और इतनी कामयाबी फैज साहब की शायरी को मिली कि जो शायद किसी और को, शायर को ना मिली होगी अपने जीवन काल में, गालिब के बाद। तो अब शायरी तो उनकी हम जिक्र कर रहे हैं कि उनकी नज़्में और गज़लें जिनको गाने वालों ने गाया भी खूब है और जिनको बड़ा कामयाब माना गया है दुनिया में। लोगों ने अपने दिलों में, जैसे मैंने बताया कि वो तो बहुत बड़ा उद्योगपति था, बहुत बड़ा कारोबारी था दुबई का, तो पैसे से कुछ नहीं होता। ललित कलाएं, जैसे अभी हमने कहा कि डिप्रेशन और टेंशन और ये बीमारियां आपसे दूर रहेंगी जब तक आप वहाँ प्रोग्राम से जुड़े रहेंगे। तो ये बीमारियां सिर्फ गरीबों की बीमारियां थोड़ी हैं, ये तो अमीरों की भी बीमारियां हैं। और तमाम अमीर दुनिया के, और बल्कि वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि दौलत एक ऐसी चीज़ है कि वो बोरा देती है। आपने सुना होगा दोहा के कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए नर बा पाए बोराए। यानी जो एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब है सोना। तो सोना अगर आपको मिल जाता है तो भी आप बोरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। यानी वही बात आ गई ना कि दौलतमंद जो लोग हैं दुनिया के, वो डिप्रेशन में जरूर मुब्तला होते हैं एक ना एक दिन जाके आगे। और ऐसे ही धतूरे का है कि धतूरा भी अगर आप उसका सेवन कर लें तो पागल हो जाएंगे। तो या खाए बोराए नर और बाप पाए बोराए, यानी कि धतूरे को तो खा के पागल हो जाता है नर यानी आदमी, और सोने को हासिल करके वो पागल हो जाता है। अगर ज्यादा इफरात से अगर मिल जाए दौलत या सोना चांदी तो आदमी को पागल कर देती हैं ये चीजें। और यही बात जो है ये फैज साहब की शायरी पे थी कि इतने तमाम विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने इतना बेहतरीन सृजन किया अपने जिंदगी में, इतनी बेहतरीन नज़में लिखी, इतनी बेहतरीन गजलें लिखी कि कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ कि उन्होंने फकीराना जिंदगी गुजारी, ना कभी सोने के पीछे भागे, ना चांदी के पीछे भागे, और ना कभी दौलत के पीछे भागे। तो ये तो हमने फैज के व्यक्तित्व कृतित्व पे थोड़ा सा रोशनी डाली है आज के इस पहले एपिसोड में। इसके 2-3 एपिसोड हम रखेंगे आपके सामने। अगले एपिसोड में हम फैज की गजलों पे चर्चा करेंगे, उनकी नज़मों पे चर्चा करेंगे, और लोगों ने, गाने वालों ने किस तरह से उनको गा के मकबूल किया, उनकी किस नज़म के पीछे क्या किस्सा छुपा हुआ है, किस गजल के पीछे कोई अफसाना अगर है तो वो क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। देखते रहिए, मिलते रहिए। और हमारे इस चैनल से अगर आपने इसको अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत खर्च होता है और बहुत मेहनत पड़ती है इस तरह कार्यक्रम बनाने में। हम करते रहेंगे इसको आगे भी, लेकिन बशर्ते आप हमारा साथ देते रहें, लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें चैनल को। धन्यवाद।